दोस्तों आपके लिए लेकर के आगे है पॉकेट जीके बुक, जो खान सर का क्लास चल रहा है उसी का पीडीएफ, यानी पॉकेट जीके बुक का पीडीएफ लेकर के आगे है पॉलिटी का, और आपको लाइन बाय लाइन जो है फ्री में यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि बायोलॉजी का जो सीरीज़ शुरू किए थे हम लोग, बायोलॉजी का जो 10वां चैप्टर तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं खान सर के पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन जो है, और वहीं पे वहाँ पर जो है जा कर के यानी बायोलॉजी को जो है स्टॉप कर दिया है। अब जो है पॉकेट जीके बुक का जो है पॉलिटी का जो सेक्शन है, पॉलिटी का चैप्टर उसको शुरू करते हैं। फिर पॉलिटी का चैप्टर शुरू करने के बाद जो है नेक्स्ट आगे बताएंगे, और फिर बायोलॉजी का फिर जो है शुरू करेंगे। इस तरीके से जो है कंप्लीट जो है पॉकेट जीके बुक को जो है कवर कराएंगे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में जो है पहला यहाँ से शुरू होता है भारत का संविधान। पहला चैप्टर जो शुरू होता है इसका नाम है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का संविधान में पहला चैप्टर शुरू होता है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो भारत का संवैधानिक विकास जो होता है इसका इतिहास 2 भागों में बटा है। पहला भाग जो है 1773 से 1858 तक है, जिसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत। और इसके बाद दूसरा विकास जो हुआ भारत में संवैधानिक विकास दूसरा जो हुआ ये हुआ 1858 से लेकर के 1947 तक। 1858 से लेकर के 1947 तक को कहा जाता है ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत। 1773 से 1858 तक को ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कहा गया, और 1858 से लेकर के 1947 तक को ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत कहा गया। ये 2 भागों में भारत में संवैधानिक विकास बांटा गया है। अब बात करें 1773 से शुरू हुआ था, तो एकदम बात करते हैं 1773 से लेकर के आगे जो है 1947 तक को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है ये समझिए। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 जो था अन्य चेम्बर्स था, यानी अन्य सदस्य न्यायाधीश थे, जिनमें कि चेम्बर्स हो गया, लिमेंस्टर हो गया, हाइट हो गया, ये सब न्यायाधीश थे। और अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए इसको समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये बंगाल के गवर्नर को जो है वहाँ पे गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था, और जो बम्बई के गवर्नर था उसको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में कर दिया, यानी बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में कर दिया उसको। और पहली बार वहाँ पे एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए मान्यता मिला था, यानी कंपनी को। और भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी 1773 में ही। और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश था और दूसरा जो था 3 न्यायाधीश अलग थे, 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनमें कि उन तीनों में जो है चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट आ जाता था। अंग्रेज अधिकारी के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था उस समय। आगे बात करें तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है ये समझिए। ब्रिटिश शासन वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया गया था 1781 में, ये ब्रिटिश सांसद जो था उसी के वर्ग के सुझाव पर ये एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट को, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, इसी एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, और इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। बात करें तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही 1781 में राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। चलिए आगे बात करते हैं। इससे आगे का लाइन आ जाता है, देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में इस एक्ट को लागू किया गया था।
और इसका बात ये था कि इस कंपनी यानी जो है इसका उद्देश्य यही था कि कंपनी के द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र को जो है ब्रिटिश का उनके अधीन लाना था, यानी पिट्स इंडिया एक्ट का जो है कार्य जो था उद्देश्य यही था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को का संख्या जो है 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और साथ में ही प्रांतीय परिषद के जो सदस्य थे उनकी भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को जो है अलग कर दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया और कंपनी के राजनीतिक मामले पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामला जो था ये इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। लेकिन गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि सैन्य शक्ति राजस्व तथा देशी रिश्वतों रियासतों के अधीक्षण इत्यादि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था और नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। इसलिए जो है आगे बात कर देख सकते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का चार्टर एक्ट क्या है ये समझिए। तो 1793 का चार्टर एक्ट जो है इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया एवं भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को भी वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार से था 1773 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद आ जाता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है ये समझिए। इसमें क्या हुआ था कि स्थानीय शासन यानी स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया और इस कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार जो है कंपनी का भारतीय व्यापार से अधिकार समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा और ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई है। भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध है और नोट में कहा गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है क्रमशः 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल मोटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का एवं प्राच्यविद आंग्लविद विवाद से परी है। अब आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं 1833 का एक्ट। तो आपको बता दें कि 1833 का जो एक्ट है यानी अधिनियम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।